Hello students, nice to Hussain. Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही जो बेसिक पढ़ रहे थे उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म के उस पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, बैक वीडियो बेसिक में दिखेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक का सेकंड टॉपिक है। तो ये सबको देखिए और दो बात लेकिन जरूर याद रखिएगा, एक वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा। और लेकिन एक बात कि जो बैक वीडियो हमने बनाया है बेसिक से लेकर के ऊपर तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो सब्जेक्ट का, उस सबको देखिएगा। और सबसे लास्ट बात ये है जरूरी कि ये सब हम बतलाया था कि चैप्टर के फॉर्म में नहीं होता है, तो बच्चा इसको कम पढ़ता है, एग्जाम तो पास कर लेता है, लेकिन कंपटीशन में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए सबको देखिए, समझिए, गौर से इससे फायदा उठाइए। तो देखिए इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक का सेकंड पार्ट, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, बेसिक बैक वीडियो में देखिएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहा है, इसी को समझेंगे, जो कि सेकंड पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक का। तो उसको देखिए किस तरह से होता है। ए कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन होल्ड्स टू सिमिलर एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड रहे इस तरह से, व्हेन होल्ड्स टू सिमिलर एटम्स, इसमें इधर भी जो एटम रहे वही एटम इधर भी रहे, ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का खिंचाव पावर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब दोनों की जो ताकत है वो भी बराबर है। कोई रस्सी को पकड़ा दीजिए उधर इधर दोनों बराबर ताकत का, तो कोई किसी को नहीं खींच पाएगा। और ज्यादा या कम ताकत का लगाइए तो ज्यादा वाला खींच लेगा कम वाले को अपने तरफ, और उसमें से कोई एक आदमी अगर रस्सी छोड़ दिया तो दूसरा देखिएगा तुरंत रस्सी लेते हुए गिर जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जब दोनों तरफ एक ही एटम या एक ही तरह का एटम और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ताकत बराबर हो, ऐसा लगा हुआ। द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन। द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, किधरों नहीं भागेगा, कहां किधरों बराबर खिंचाओ उधरों बराबर खिंचाओ। द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि सेंटर में रहता है, किधरों नहीं जा पाता है, बिटवीन द न्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में ही रहेगा, किधरों नहीं जा पाता है इस एटम, नोन एज नॉन पोलर बॉन्ड। इसको कहेंगे हम नॉन पोलर बॉन्ड। कहा है कि बॉन्ड पे कोई पोलरिटी, कोई चार्ज नहीं आया, कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाया, जो खींच लेता तो उस पर नेगेटिव, जिससे खींच लेता तो उस पर पॉजिटिव आ जाता, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता, जो पिछला वीडियो में देखा था। लेकिन इसमें कुछ नहीं बनेगा क्योंकि किधरों नहीं खींच पाया, क्योंकि दोनों एक ही था, दोनों बराबर ताकत का था। इसलिए मानेंगे कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ही इलेक्ट्रॉन रह गया, किधरों नहीं जा पाया, इसलिए कोई चार्ज नहीं आ पाया, इसलिए इसको कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। इस तरह का घटना यहां इसमें होगा हुआ। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिसिमिलर एटम्स, अब अगर हम सेम एटम नहीं लगाते, इधर कुछ इधर कुछ, इधर कुछ ताकत वाला उधर कुछ ताकत वाला लगा देते हैं, देन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर इन द सेंट्रल पोजीशन। तो बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस सेंट्रल पोजीशन में नहीं रहेगा, जिधर ज्यादा ताकत वाला होगा उधर खींचा जाएगा, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर खींचा जाएगा, तो उधर चला जाएगा माइनस चार्ज, जिससे खींचा जाएगा उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो वो नॉन पोलर बॉन्डेड नहीं बल्कि पोलर बॉन्डेड हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्ड नहीं रह करके कोई एक तरफ चला जाएगा और बॉन्ड नॉन पोलर नहीं होकर के पोलर हो जाएगा।
बट इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। पहले बतलाया है कि ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पावर, ज्यादा खिंचाव वाले की तरफ चला जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट्स पोलराइजेशन इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का, यही डिस्प्लेसमेंट या खिंचाव जनरेट्स पोलराइजेशन, बॉन्ड में पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर देगा, उत्पन्न कर देगा उस कोवेलेंट बॉन्ड में। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर नहीं रह करके पोलर हो जाएगा, यानी प्लस माइनस वाला हो जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वैसा वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। द पोलराइजेशन व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉन्ड इज कॉल्ड परमानेंट। अब फिर दो बात आएगी, अगर उस बॉन्ड में जो प्लस माइनस आ गया है, पोलराइजेशन आ गया है, चार्ज आ गया है, अगर वो उस पर हमेशा के लिए रह जाए, चार्ज कभी हटे नहीं दोबारा, तो उसको कहेंगे हम परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट पोलराइजेशन। द पोलराइजेशन व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉन्ड इज कॉल्ड परमानेंट, तब उसको हम कहेंगे। एंड इज फेल्ट एट ग्राउंड स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, और ये जो है मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में देखा गया कैसा होता है। While the polarization which is felt for a short period, लेकिन अगर ये शॉर्ट पीरियड थोड़ा देर के लिए होता है, कुछ देर के लिए अगर ये चार्ज आए तो उसको परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट पोलराइजेशन नहीं कह करके टेम्पोररी पोलराइजेशन कहेंगे। इन द ट्रांजिशन, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट में ऑफ द मॉलिक्यूल के, तो उसको हम टेम्पोररी पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से होता है परमानेंट या टेम्पोररी पोलराइजेशन। देखिए इसमें एग्जाम्पल 1 है CCCl, कार्बन है, उसमें एक Cl ला करके हमने जोड़ दिया, तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन खींचता है? Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो Cl इलेक्ट्रॉन खींच लिया, देखिए खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ जाएगा Cl पर माइनस डेल्टा चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिससे खींचा है उस पर आ जाएगा प्लस डेल्टा चार्ज, उसको प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये हमेशा रहेगा, तो ये होगा परमानेंट पोलराइजेशन एट ग्राउंड स्टेट में, होता है ग्राउंड स्टेट में। और दूसरा है क्लोरीन में अगर हम AlCl3 क्या होता है, AlCl3 की वजह से अगर इसमें चार्ज आता है तो ये टेम्पोररी पोलराइजेशन होगा AlCl3 की वजह से, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। जब तक AlCl3 है तब तक इस पे चार्ज है, जब AlCl3 हटेगा कि चार्ज खत्म हो जाएगा। चुंबक में कोई चीज सटाते हैं और उसमें उसको सटाते सटता जाता है, दूरी बढ़ते बढ़ते उसका इफेक्ट घटता जाता है, लेकिन जैसे इधर चुंबक हटाएंगे कि सब एक दूसरे का साथ छोड़ देगा, कहें कि चुंबक की वजह से गार्जियन बैठा हुआ था ना, उसको देख करके सब एक लाइन में सीधा था, वो हटा तो सब जिधर मन हुआ उधर भाग गया, अब जब तक था तो सब एक लाइन में था। क्लास में टीचर रहने से ऐसे होता है ना, तो उसके AlCl3 की वजह से इफेक्ट है, जब ये हटेगा तो उसका पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए कहलाएगा टेम्पोररी पोलराइजेशन, AlCl3 की वजह से है। Polarization of covalent bond may lead to 5 different types of effect in a molecule। अब है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो चार्ज पोलराइजेशन आता है, पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में जो पोलराइजेशन या चार्ज आएगा में लीड टू 5 डिफरेंट टाइप्स, वो 5 अलग अलग टाइप से आ सकता है। क्या आ सकता है, किसी मॉलिक्यूल में इफेक्ट 5 तरीका से पोलराइजिंग इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में आ सकता है। कौन कौन तरीके से आ सकता है, देखिए पहला है इंडक्टिव इफेक्ट तरीका। इस तरीका से किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज आएगा, क्या होगा, इससे क्या पता करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, सब पढ़ेंगे। उसी तरह सब कुछ पढ़ेंगे मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, उसी तरह से पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। और ये तीनों कहलाता है
परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है। उसी तरह दो और है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब होता है टेम्पोररी इफेक्ट, जब तक है तभी तक। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा इफेक्ट देखा गया है। तो चलिए इसमें पहला हम पढ़ना शुरू करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में हम कहा था इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या है, इसको लॉन्ग में अगला वीडियो में जानते हैं, तो ये जान रहे हैं, जानिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको गौर से समझिए। पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसके बाद किताब के लैंग्वेज में जानेंगे। पहले ऐसे समझिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। क्या होता है देखिए, पहले हम सब पढ़ने जाते थे साइकिल से 5 से 10 किलोमीटर, तो जाने का मन भी नहीं करता था, धूप रहता था, पानी रहता था, बहुत दिक्कत से जाते थे। रोड भी अच्छी नहीं थी, अब तो रोड भी अच्छी हो गई। तो 10 रुपया अगर रहता था तो कहते थे कि हाँ बहुत पैसा है, आज 10 रुपया है, जाते थे। अब जाएंगे तो 10-100 कम से कम रहेगा, तब कहेंगे कि इतना होना चाहिए। ऐसे ही रखने के लिए पैसा का तो कोई खर्च करने का या बचाने का अंत है नहीं। तो अगर वो 10 रुपया कहीं गिर जाता था तो 24 घंटा सोच होता था कि 10 रुपया गिर गया, 10 रुपया खर्च हो गया, 10 रुपया खुआ गया, बहुत सोच होता था। तो टाइम टू टाइम ऐसा होता है। अब ज्यादा भी पैसा जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 रुपया जो गिर गया एक दिन, तो हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे 5-6 लड़का एक साथ। तो बहुत सोच आया कि 10 रुपया मेरा गिर गया, वो पैसे कहां से मिलेगा। तो जो और 4-5 था पास में, उसको कहा कि एक आदमी इतना हम सोच रहे हैं, सोच के माइंड डिस्टर्ब हो जाए, 10 रुपया हमारा खो गया, उससे अच्छा है कि ऐसा करते हैं कि 10 रुपया को सब मिलके थोड़ा थोड़ा सह लेते हैं। तो दूसरा कहा कि ना हम तैयार नहीं होगा, पैसा उसका गया है, हम कहे अपना लॉस सहेंगे। लेकिन बहुत समझाएं तो तैयार हुआ। तो तैयार हुआ तो क्या किया कि हमारा कितना हमारा गया 10 रुपया। तो दूसरे को कहें कैसा करो कि तुम हमको दे दो 8 रुपया। तो हम मन में ना सोचेंगे हमारा 2 रुपया गया, 8 रुपया तो हमको आ गया। आज जिसका 8 रुपया गया वो सोच रहा है कि हमारा 8 रुपया चला गया, तो तीसरा को कहें तुम उसको दे दे 5 रुपया। तो वो सोचा कि चलो मेरा 3 रुपया ना गया, बल्कि वही हमको ही दे दे 7 रुपया। तो हम सोचेंगे मेरा 3 रुपया नहीं गया, और दूसरा वाला को दे दे, हमारा 3 गया है तो उसको दे दे 5 रुपया। तो वो सोचेगा कि चलो मेरा तो 2 रुपया नहीं गया। और चौथा वाला तीसरा वाले को दे दे 3 रुपया, तो वो सोचेगा मेरा 1 रुपया नहीं गया। इस तरह से करते करते थोड़ा थोड़ा टेंशन घटा। तो इस तरह से हमारी गलती थी, तो हम 3 रुपये का लॉस सहे, मेरे बाद वाला 2 ही रुपये का लॉस सहा, उसके बाद वाला 1 ही रुपये का लॉस सहा, उसके बाद वाला 50 पैसा का, 25 पैसा का, ऐसे करते करते धीरे धीरे जाते जाते लॉस खत्म हो गया। तो हमको जो 10 रुपए की सोच थी तो आगे 3 रुपये पर ना, थोड़ा थोड़ा सबको ना सोच रहा। तो इस तरह का जो घटना हुआ, इस तरह जो सब में चार्जिंग आया, इस तरह जो सब में थोड़ा थोड़ा सोच आया, पहले से बॉन्ड हम लोग में था ही कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह की घटना को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए वही बात इसमें होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, द शॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट इन विच पोलरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसमें सिग्मा बॉन्ड में जो पोलरिटी चार्ज आ गया है प्लस माइनस का, इज रिलेटेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सिग्मा बॉन्ड टू अनदर सिग्मा बॉन्ड। तो वो जो चार्ज आ गया है उसका
ट्रांसमिशन, उस सिग्मा बॉन्ड से जो चार्ज का ट्रांसमिशन एक सिग्मा से दूसरे सिग्मा तक होता चला जाएगा थ्रू द स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक से जिसके वजह से कोवैलेंट बॉन्ड में जो पोलराइजेशन या चार्ज आ गया है वो धीरे धीरे दूसरे में पीछे जाता रहेगा और कम भी होता रहेगा, कम होते होते एक वक्त आएगा जो वहां जाकर के वो खत्म हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इसको एक बार और शॉर्ट में थोड़ा समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तब। आप समझ में आया होगा तो नहीं देखिएगा। देखिए ये हम थे ए और हमारा दोस्त था बी, सी, डी, ई सब है। हमारा खो गया 10 रुपया, तो हम 10 रुपया के टेंशन में थे। अब ना ज्यादा का सोच नहीं आता है, पहले 10 रुपया मतलब मानी रखता था तो चला गया, हम सोच में थे। अभी सब तैयार नहीं हुआ था लेकिन तैयार हुआ। तो ये बी जो है ना हमको दे दिया 7 रुपया, तो हम सोचे कि चलो हमको 3 रुपया का टेंशन है तो कम टेंशन हो गया। अब ये कहा कि हम ही को आ गया ज्यादा टेंशन 7 रुपया का, तो कहा घबराओ नहीं, इसको कहा गया तुम इसको दे दो 5 रुपया। तो सी दे दिया इसको 5 रुपया। तो ये कहा कि चलो जिसका टेंशन था उसको ज्यादा टेंशन है 3 रुपया का, हमको 2 रुपया का टेंशन, थोड़ा सा टेंशन घटा। अब इसी कहा कि हम ही को आ गया 5 रुपया का टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन हम ही को है। इसको कहा कि तुम इसको दे दो कितना रुपया, 4 रुपया दे दो। तो इसको दे दिया 4 रुपया, तो इसको 1 रुपया का टेंशन आया। फिर ये इसको दे दिया 3.5 रुपया, तो इसको कितने का 85 पैसा का अंतर आया। इसी तरह 25 पैसे का अंतर, ऐसे करते करते अंतर खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। समझे? It arises when singly bonded carbon atom have an electronegative atom। ऐसा होता क्यों है? हमारा ना पैसा खो गया था, लेकिन इस सब में ऐसा काहे हो जाता है? इस सब में ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड के पास कोई डकैत आके बैठ जाता है। पहले तो सब बड़ी आराम से रह रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके सारा का सारा चैन आराम से न्यूट्रल बैठा हुआ है। अगर जिस दिन उसके पास एक कोना पर आकर के कोई डकैत बैठ गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा, बस पहला टेंशन में आया, बस वो दूसरे से खींचा, वो टेंशन उससे कम आया, उससे खींचा, उससे कम टेंशन में आया, उससे थोड़ा सा खींचा, उससे कम टेंशन में आया। इस तरह से करते करते जाके लास्ट में टेंशन घट गया, चार्ज पोलराइजेशन कम हो गया। इट अराइजेस, ऐसा होता क्यों है? व्हेन सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम, जब सिंगल बॉन्ड वाला कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में, हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब वहां पर आकर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब डकैत आके बैठ जाता है एट द टर्मिनल कार्बन ऑफ कार्बन चेन। वो आकर के तो चोर कभी बीच में नहीं बैठेगा, कोना में बैठेगा, इसलिए कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन कोना पर आकर बैठ गया और ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचा, उससे खींचा, उससे खींचा, तो सबका चार्ज घटता गया, एक वक्त आया जब चार्ज खत्म हो गया। इसलिए ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन 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 का चेन है, इस कोना में आकर के जब बैठ गया तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इससे खींचा तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, और ये खींचा तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। देखिए खींचा है तो इधर आएगा। अब ये ज्यादा टेंशन में है। अच्छा, एक डेल्टा का मतलब हुआ बहुते, और दो डेल्टा का मतलब कम, 3 डेल्टा का मतलब उससे कम, 4 डेल्टा का मतलब उससे भी कम। ये मत पूछिए कि डेल्टा ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा है, बल्कि चार्ज घट रहा है। तो ये कार्बन के चैन में कोवैलेंट बॉन्ड पर एक सुकून से बैठा हुआ था। एक डकैत आकर के Cl यहां पर बैठ गया, इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर आ गया माइनस डेल्टा, और इस पर आ गया प्लस डेल्टा। अभी टेंशन में आया तो इससे खींचा, इस पर 2 डेल्टा उससे चार्ज कम, इससे खींचा तो 3 डेल्टा इससे भी चार्ज कम, ये 4 खींचा इससे भी चार्ज कम, और 4 के बाद माना जाता है कि लगभग सबका टेंशन खत्म हो जाता है, चार्ज बहुत थोड़ा हो जाता है, उतना चलेगा उतना बर्दाश्त कर लेता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम कॉज टर्मिनल सिग्मा बॉन्ड पोलर। ये ऐसा क्यों हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन जो यहां लग गया है, यही कॉज किया है टर्मिनल सिग्मा बॉन्ड पोलर, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट लगभग समझ गए, इसको बुक से पढ़िए, इसका क्वेश्चन सब बनाइए, दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, समझ में आएगा। अब इसका देखते हैं हम गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए टीचर सब कहीं भी कोचिंग या
कहीं भी पढ़ते होइएगा स्कूल में, तो ये सब टॉपिक को भी पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद किताब के लैंग्वेज के अलावा कुछ अलग लैंग्वेज में भी बतलाए तो समझ में अच्छा आता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट का हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होता है, उसको देखिए। पहला, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस इट डिक्रीजेस, ये तो पहले क्लियर हो चुका है कि दूरी बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट घटता है ना कि बढ़ता है। दूरी जैसे से बढ़ेगा तो टेंशन घटेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। सही बात लिखे हैं। दूसरा, विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब देखा गया दूसरा पॉइंट में है, ये देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है इंडक्टिव इफेक्ट का, क्या है? विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ने के साथ साथ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम रहने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का मजबूती स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। ऐसा कैसे? देखिए, जैसे चोर डकैत आकर के बैठा कार्बन चैन के एक कोना में, बड़का डकैत है तो बहुत सामान खींच लिया तो उसको ज्यादा टेंशन आ गया था, तो ज्यादा दूर तक उसका ज्यादा असर रहा। और अगर छोटा मोटा चोर आके बैठा तो उधर 5 रुपया चोर आके बैठ गया, तो 5 रुपया चुराया तो कम में दूर तक थोड़ा असर रहा सबको। तो अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके बैठेगा, उस कार्बन चैन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, उतना ज्यादा उस इंडक्टिव इफेक्ट की मजबूती बनी रहेगी, मतलब ज्यादा दूर तक उसका पावर बना रहेगा। इससे ज्यादा पावर से खींचेगा तो वो उससे पावर से ज्यादा खींचेगा, वो भी उससे उतना पावर से, तो पावर सबका बना रहेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का पावर बना रहेगा। तीसरा देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देने वाला आके बैठ जाए, ऐसा भी होता है, ऐसे डकैत होता है कि किसी को कोई दे, हाँ होता है। डकैत होता है दो टाइप का, एक डकैत जो होता है उसी का छोटा रूप है चोर, जो सामान लिया और सिर्फ अपने काम में लगा लिया, दूसरा गरीब था उसको भी नहीं देखा, मर रहा था उसको भी नहीं देखा, सामान लिया अपने काम में लगा लिया। और उसी का बड़ा रूप जो डकैत होता है, वो कहीं से अगर 1 लाख रुपया लाया डकैती करके, तो बहुत गरीब आदमी उसको किसी पर माया आ गया तो उसको 5,000 रुपया दे देता है, अपने में भी लगाता है। तो ये दोनों फर्क होता है। ऐसा डकैत को हम देखे हैं कि जो क्या करता है कि किसी को मदद भी करता है, बोलता है कहीं से लाए हैं तो किसी को फायदा भी तो हो जाए, तो हम भी तो बचे रहेंगे उस फायदा की वजह से, ऊपर से इसका भी तो फायदा हमको मिलेगा, ऐसा भी सोचता है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मान इलेक्ट्रॉन देने वाला डकैत आकर के उसको वैलेंट बॉन्ड के साइड में कोना में बैठ जाए, तब क्या होगा? तब तक उस कोवेलेंट बॉन्ड वाले कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देहे देगा, नहीं बल्कि देहे देगा। तो देखिए ये बैठा है NH के ऊपर में हम जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ बॉन्ड बनाने के बाद, तो क्या करेगा रख करके? तो देखिए इलेक्ट्रॉन को दिया इसको, तो ज्यादा खुश हुआ, यहाँ हमको इलेक्ट्रॉन मिला, डकैत ला करके और हमको दहिए दिया। तो इसके सच के बैठा हुआ था, कहा कि हम भी बैठे हुए थे, हमारा भी होगा, हमको भी लाओ, तो नहीं दे रहा था। तब से जबरदस्ती पूरा तो नहीं छीना पाया, मान लीजिए कि उसको दिया हुआ 5,000 रुपया, तो उससे 4,000 रुपया भी छीन लिया। ये इसका देखा था, हमको मिला, ये भी 3,000 रुपये से छीन लिया। उसका तो भी कोई उससे 2,000 छीनेगा, कोई उससे 1,000 छीनेगा। इस तरह से करके यहाँ लेने वाली बात नहीं बल्कि देने वाली बात है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ जो इफेक्ट हुआ इसको कहेंगे हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसी का उल्टा हो जाइए तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बड़का डकैत आकर के बैठ गया है, चोर आकर बैठ गया है कार्बन चेन में, ये देखिए क्लोरीन खींचिए रहा है, तो इससे खींचा, इससे खींचा, इससे खींचा, इसको कहेंगे हम माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का, इट ब्रिंग्स चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी बदलाव आ जाता है।
मोस्टली चेंज एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी, लेकिन ज्यादातर बदलाव उसके मॉलिक्यूल के एसिडिक या बेसिक गुण में ही आता है। इट में एनहांस और डिक्रीज द स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो है बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, उसके स्टेबिलिटी को और रिएक्टिविटी को घटा या बढ़ा देता है। छठा है इट इंक्रीज द डायपोल मोमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डायपोल मोमेंट बढ़ता है, चार्ज वाली बात है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और सातवां लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्टिव इफेक्ट का कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादातर देखा गया है कि बॉन्ड लेंथ को घटा देता है। जैसे CH3I से कम है CH3Br का, उससे कम है CH3Cl का, उससे भी कम है CH3F का। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, उससे क्या फायदा उठाते हैं, उसका कहाँ कहाँ काम पड़ता है, उसके इस्तेमाल से क्या क्या चीज हमको आसान हो जाती है, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला क्या है इससे फायदा, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिड के या बेस के मजबूती या कमजोरी का पता लगाते हैं। कौन एसिड मजबूत है, कौन एसिड कमजोर है, कौन बेस मजबूत है, कौन बेस कमजोर है। इट इज मेजर्ड बाय pKa वैल्यू। किसी एसिड के मजबूती को अगर नापना हो तो उसका pKa वैल्यू निकाल करके देखते हैं। अब ये pKa वैल्यू क्या है, तो सबको हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। हायर द Ka वैल्यू मींस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अगर किसी एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। The Ka value of an acid depends upon dissociation of the acid. Ka वैल्यू जो होता है एसिड का, वो डिपेंड करता है कि एसिड कितना आसानी से टूट रहा है। जितना आसानी से टूटेगा उतना ज्यादा उसका Ka होगा, उतना अच्छा मजबूत एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखा जाए, the dissociation of an acid ultimately depends upon the stability of its conjugate base. ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, एसिड का टूटना किस पर डिपेंड करता है, उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर, कि उसका कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है। अब कंजुगेट बेस क्या होता है, कंजुगेट एसिड क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम एसिड बेस में। However, the stability of conjugate base is governed by following factors. लेकिन conjugate base की स्टेबिलिटी को कुछ फैक्टर के द्वारा हम जान सकते हैं। कैसे, उसको देखिए। जैसे हम देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, मेसोमेरिक इफेक्ट के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए और स्टेरिक फैक्टर के जरिए। तो देखिए पहले हम देखते हैं इसमें, द कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज बियर्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्जुगेट बेस में हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कॉन्जुगेट बेस। अगर इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेट बेस की तरफ पुश किया जाए, उधर भेजा जाए, enhance the electron load on the conjugate base, तो conjugate base पर इलेक्ट्रॉन का लोड और ज्यादा बढ़ जाएगा। Hence plus I effect decrease the stability of conjugate base। इसीलिए plus I effect conjugate base की स्टेबिलिटी को घटा देता है। That is decrease the dissociation of Ka value। मतलब के Ka value या डिसोसिएशन को या डिसोसिएशन भी घट जाएगा। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब शॉर्ट में ये हुआ कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। जैसे HCOOH और CH3COOH, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है चींटी बिरना सबके पीछे जो रहता है डंक में, मरता है ना तो लगता है, और एसिटिक एसिड होता है सिरका में। तो इस दोनों में ये एसिड ज्यादा मजबूत है, HCOOH, ये कमजोर है। कैसे? एज एसिटेट आयन इज लेस स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस। कहे कि एसिटेट आयन जो है वो कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है।
बट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पुल्स द इलेक्ट्रॉनिक लोड, लेकिन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोड को अपने तरफ और खींच लेगा फ्रॉम द कंजुगेट बेस से। हेंस इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, इसलिए माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो माइनस आई इफेक्ट अगर हो रहा है तो एसिड मजबूत है, प्लस आई इफेक्ट अगर हो रहा है तो एसिड कमजोर है। पी के वैल्यू से भी देखा जाता है, इसका और बहुत सारा तरीका से। जैसे देखिए इसमें माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, कहा कि क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये मजबूत हो गया, प्लस आई इफेक्ट है तो ये एसिड कमजोर हो गया। इसी तरह देखिए पीके वैल्यू जिसका कम रहेगा वह वाला एसिड ज्यादा मजबूत होगा, इसका पीके वैल्यू ज्यादा है मतलब एसिड कमजोर है। पीके वैल्यू कम है मतलब एसिड मजबूत है, पीके वैल्यू ज्यादा है मतलब एसिड कमजोर है। अब कुछ बेसिक गुण भी देख लेते हैं, उल्टा कर देना है एसिड का। इसमें प्लस आई इफेक्ट ही बेसिक गुण को बढ़ा देगा और माइनस आई इफेक्ट बेसिक गुण को घटा देगा। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया मतलब ये प्लस आई हो गया, तो ये बेसिक गुण बढ़ गया और ये बेसिक गुण घट गया। वैसे पी के वैल्यू से भी पता चलता है कि इसका पी के वैल्यू कम है तो ये कम बेसिक, पी के वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा बेसिक, क्योंकि ये एसिड का उल्टा होगा बेसिक। इसमें देखते हैं sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp होता है और सिंगल बॉन्ड वाले का sp3 होता है। तो p ऑर्बिटल ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि p ऑर्बिटल होने की वजह से p ऑर्बिटल के वजह से p जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा बेसिक गुण का होगा, इसलिए p से ज्यादा है इसलिए ज्यादा बेसिक गुण का है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि इसमें स्टेरिक हाइड्रेंस की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर घट गया है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन का फ्लिपिंग होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन को निकलने का चांस है वो फ्लिपिंग के कारण घट जाता है, इसलिए एक सबसे पहले इसको याद रखना है। ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद अब दूसरा देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ये क्या चीज है, तो याद है कि कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर डिस्प्लेस होता है, उसी का दूसरा टाइप है मेसोमेरिक इफेक्ट या इसी को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस का नाम खूब सुना होगा। इसको सीके इन गोल्ड ने 1933 में और हाइजेनबर्ग ने 1926 में इसके बारे में बताया था। ये सब क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक है। किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। द सॉर्ट ऑन ऑफ एन इफेक्ट, ये भी तो एक शॉर्ट इफेक्ट है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा था, इसमें पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, या लोन पेयर का या ऑड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पाई बॉन्ड टू अनदर पाई बॉन्ड। उसमें एक सिग्मा से दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा तक इंडक्टिव इफेक्ट में ट्रांसफर हो रहा था। इसमें जो भी ट्रांसफर होगा वह एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड तीसरे पाई बॉन्ड तक इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का या और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मोटा मोटी इसमें याद ये रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है और मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इन ए कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो अकेला में हुआ करता है, अकेला में कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड वाले को, वो तो अल्केन वाले चेन में चल रहा था। लेकिन मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए,
अल्टरनेट एक एक छोड़ करके, इसलिए कहा गया है कॉन्जुगेटेड, मतलब एक एक छोड़ करके डाई इन डबल बॉन्ड वाला चेन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम होना चाहिए। उसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। ये होता क्यों है? सब के होने का वही कारण है कि चाहे सिग्मा का ट्रांसफर हो अल्केन का कार्बन चेन, चाहे पाई का ट्रांसफर हो कॉन्जुगेटेड डाइंग एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड वाला चैन, डकैत बैठेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा खींचेगा ही, छीनेगा ही, ऐसा घटना होगा ही होगा। अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहां पर बैठेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, या तो चोर बैठेगा या अच्छा डकैत बैठेगा, कोई एक काम होगा। तब इसीलिए ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, न्यूट्रल रहता। देखिए इसमें हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH NH2, इस तरह का ये होता कैसे, इसको देखिए। इसमें नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा यहाँ पर रहेगा नहीं, ये इस पर अटैक करेगा इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ 2 2 4 एक H मिला करके H वाला बॉन्ड मिला करके 5 बॉन्ड जैसे होगा कि 5 बॉन्ड तो होता नहीं है कार्बन के पास, बस उसमें से सिग्मा मजबूत वाला तो टूटेगा नहीं, पाई वाला कमजोर होता है, 2 में एक सिग्मा एक पाई, वही पाई ये टूटता है, इसमें पाई की बातें हैं, पाई वाला ही टूटेगा, तो ये पाई टूट करके उधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर जब ज्यादा हो जाएगा फिर 2 2 4 1 5, और फिर ये टूट के उधर जाएगा, बस यही सिस्टम चलता रहता है। इसी को कहते हैं रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, यही रिएक्शन मैकेनिज्म कोई बड़का भारी चीज है। देखिए इसी का बदला बदली वाला स्ट्रक्चर बनेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा। ये स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन लगभग सेम स्ट्रक्चर होता है, उसके भी गुण में कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए कि ऐसा होने से क्या हुआ, इसको अब हम समझते हैं। तो ऐसा होने से यही हुआ है कि ऐसा होने से हमको इसमें ये मिला है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को हटाया कि n पर आ गया प्लस चार्ज, ये देखिए, यहां जब ये अटैक किया तो सिंगल बन गया डबल बन गया, देखिए, फिर CH था तो ये देखिए, ये देखिए, अब फिर ये डबल इस पर अटैक किया तो ये सिंगल बन गया, इस पर माइनस आया, तो ये देखिए सिंगल बन गया, इस पर माइनस आया। अब फिर ये जो डबल अटैक किया था ये देखिए इस पर अटैक किया, अब फिर ये जो माइनस है ये इस पर अटैक करके इसको डबल बनाना चाहेगा, तो ये देखिए डबल बना दिया। ये जो ज्यादा हो गया तो इस पर जो अटैक किया तो ये सिंगल बन के इस पर ये टूट के इधर चला गया, तो इस पर माइनस आया, तो देखिए यहाँ डबल टूट के यह सिंगल बन गया और इस पर लास्ट में माइनस आया तो ये माइनस आ गया। इस तरह से ये चलता रहता है, इसी तरह से इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम समझते हैं, बनाते रहते हैं। When the bonded pair of electron is conformed between the two nuclei, जब bonded pair of electron कोई दो न्यूक्लियस के बीच में कन्फर्म होकर के रहता है तो उसको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दो न्यूक्लियस के बीच में पोजीशन फिक्स नहीं होता है तो उसको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह हो गया इंट्रोडक्शन कि क्या था मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, ये समझ लीजिए, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक था और कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का पहला इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लिए पूरा का पूरा। अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट का भी इंट्रोडक्शन बेसिक समझ लिया। अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट का गुण कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसको गौर से देखिए। पहला गुण, इट प्रोपोगेट्स थ्रू वीक पाई बॉन्ड और ए वैकेंट ऑर्बिटल। ये जब भी होता है तो पाई बॉन्ड में ही होगा, पहले बतला है, और वीक पाई बॉन्ड में होगा, वही टूटेगा, या वैकेंट खाली ऑर्बिटल में होगा। दूसरा गुण,
नॉट एन एनी एटम या ग्रुप, ये कोई एटम या ग्रुप में नहीं होगा, पाई बॉन्ड में ही होगा, कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम में ही होगा। तीसरा गुण, इट अकर्स ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल इज कोप्लेनर, ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल कोप्लेनर होगा तभी है। कोप्लेनर अगर नहीं रहेगा तो ये तुरंत रुक जाएगा, ये होबे नहीं करेगा। चौथा गुण, इफ कोप्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, अगर पहले मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट को हमने चालू कर दिया कोप्लेनर मॉलिक्यूल में, उसके बाद एक के बाद उसकी कोप्लेनरिटी को अगर बदल दें तो एक बैग चौक कर जाएगा, बैग रुक जाएगा, रेजोनेंस होना, रेजोनेंस विल स्टॉप, तुरंत चौक हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसा होने को हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। पांचवा गुण, इट डज नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, देखिए ये दूरी बढ़ने के साथ साथ कितना दूरी बढ़ जाएगा तो वहां से फिर नया पाई बॉन्ड टूट के जाएगा ही आगे, डबल बॉन्ड टूटता ही रहेगा, तो उसमें दूरी बढ़ने के साथ रेजोनेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ मुसीबत सोच घटता चला गया था, दूरी बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा लेकिन दूरी बढ़ने का असर रेजोनेंस पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। छठा गुण, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन होने की वजह से a number of different but equivalent canonical structure are formed, अलग अलग लेकिन एकदम बराबर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बहुत सारा बन जाता है। जैसे ये सब देखिए, ये बन जाता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इस बात को सबसे पहले इसका नाम हाइजेनबर्ग ने दिया था, which has not real existence independently, लेकिन वो सारा का सारा स्ट्रक्चर रियल में स्वतंत्र रूप से एग्जिस्टेंस नहीं करता है, नहीं रहता है। सातवां गुण, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, सारा का सारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो लगभग इक्विवेलेंट ही हुआ करता है, बट देयर स्टेबिलिटी में डिफर स्लाइटली, लेकिन सब की स्टेबिलिटी, स्टेबल होना थोड़ा थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। आठवां गुण, डीलोकेलाइजेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड टू अनदर पाई बॉन्ड, डीलोकेलाइजेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन का एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड में, परफॉर्म द इंटरनल वर्क डन, तो इतना दूर तक जाने में कुछ वर्क तो करना पड़ा फिजिक्स के हिसाब से, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट, और जब वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी लॉस होगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड, तो उस एनर्जी को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। हेंस मेसोमेरिक इफेक्ट इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, इसीलिए कहा जाए कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। नौवां गुण, when some electron withdrawing or electron releasing group is attached to conjugation resonance, then better resonance occur, अगर कोई किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ जाता है और एक में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो जिसमें जुड़ जाता है वो वाला ज्यादा अच्छा रेजोनेंस दिखलाएगा। जैसे इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें OH आकर के जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या रिलीजिंग कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, जुड़ा वाला ज्यादा अच्छा रेजोनेंस दिखलाएगा, ज्यादा स्टेबल होता है। अब है कि रेजोनेंस कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए, समझिए। जैसे था H2N CnH2 डबल बॉन्ड NH2, देखिए वही बात है, डबल एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो यहां तुरंत ये हटाएगा और यहां डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब जैसे यहां 2 2 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा कि बस तुरंत ये टूट करके ये इस N पर अटैक करेगा कि उधर इलेक्ट्रॉन को हटा दें।
तो जैसे ऐसा हुआ है तो देखिए यहाँ का जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ प्लस आ गया है, देखिए। और यहाँ देखिए जैसे अटैक हुआ है डबल बॉन्ड आ गया है, देखिए। उसके बाद सी है तो ये देखिए, फिर ये यहाँ से हटा है ना तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये देखिए। और फिर यहाँ जो अटैक किया है यहाँ ये टूट करके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देखिए। और यहाँ भी जो n पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है ये भी अटैक करेगा इस पर। तो देखिए H2n ये अटैक किया तो यहाँ तक टूटा है ना, देखिए सिंगल बॉन्ड CnH2। और यहाँ जो ये अटैक किया है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, ये देखिए। यहाँ से हट गया है कुछ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा तो प्लस चार्ज, तो ये देखिए। ये सब एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाया। ये सब लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब के स्टेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क होता है बस। ये तीनों हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी तरह से रेजोनेंस होता है, देखिए। 9वां गुण, 10वां गुण, रेजोनेंस इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ ऑफ पाई बॉन्ड बट डिक्रीज द लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। रेजोनेंस होने से पाई बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, सही बात है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की लंबाई घटेगी। और 11 और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट का, उसको देखिए। इट इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये जो है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, ये कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। हेंस इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इसीलिए एसिड के मजबूती को बढ़ा देगा। जब एसिड के मजबूती को बढ़ाया तो उसका उल्टा कीजिए कि बेस के मजबूती को घटा देता है। अब देखते हैं कि रेजोनेंस कितने टाइप का होता है। तो रेजोनेंस भी 4 टाइप का होता है। पहला पाई पाई रेजोनेंस, ये क्या है देखिए। द डीलोकलाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स ओनली ए पाई बॉन्ड, ऐसा डीलोकलाइजेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, उसको कहेंगे पाई पाई रेजोनेंस। जैसे CH2 CH2 CH CH CH3 है, देखिए यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस पर। जैसे उस पर अटैक किया तो यहां हो गया होगा सिंगल बॉन्ड, देखिए ये हो गया सिंगल बॉन्ड। और यहां से हटा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया होगा, ये देखिए। और यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज आया होगा, तो ये देखिए। अब ये वाला माइनस फिर इस पर अटैक कर देगा। जैसे यहाँ अटैक किया तो यहाँ डबल होगा तो 2 2 4 1 5 होगा, इसीलिए फिर ये उधर अटैक कर देगा। तो अटैक किया तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये देखिए। यहाँ टूट गया तो ये सिंगल हो गया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ का हट गया था, ये देखिए। यहाँ प्लस था तो ये देखिए CH3 था, तो ये देखिए। ये था पाई पाई रेजोनेंस। दूसरा है पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। व्हेन रेजोनेंस इन्वॉल्व्स पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस कहते हैं। जैसे सब उसी टाइप से है, CH2 CH 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 CH2। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड अटैक किया है, जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड अटैक किया गया है, डबल बॉन्ड टूटा तो ये देखिए टूटा। यहाँ डबल बना तो ये देखिए डबल बना। तो यहाँ जो कमी थी प्लस हटा तो ये हटा। अब यहाँ प्लस आ गया तो ये आ गया। अब उसके बाद फिर ये डबल यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस आया। ये डबल टूटा तो ये देखिए टूटा। तो यहाँ डबल बना तो ये देखिए बना। अब फिर उसके बाद ये प्लस हटा, ये तीनों जैसे था वैसे है। तीसरा है निगेटिव चार्ज या लोन पेयर पाई रेजोनेंस। ये क्या है देखिए, when the resonance involves the negative charge or lone pair and pi bond, वैसा रेजोनेंस जिसमें निगेटिव चार्ज या लोन पेयर और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसी को हम निगेटिव चार्ज या लोन पेयर पाई रेजोनेंस कहते हैं। इसमें देखिए कैसे है, CH2 CHOH है। अब OH का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बढ़ेगा 2 हो जाएगा ना, तो 4 H वाला बॉन्ड लगा 5 हो जाएगा। तो इधर अटैक इसलिए करेगा बॉन्ड घटाने के लिए। तो अटैक किया तो माइनस चार्ज देखिए आ गया, ये टूट गया तो ये देखिए।
और ये जो अटैक किया था डबल हो गया, ये देखिए जो हटा इसमें प्लस आ गया, तो ये देखिए कितना आसान तो है। चौथा है रेजोनेंस का टाइप ऑड इलेक्ट्रॉन पाई रेजोनेंस। व्हेन द रेजोनेंस इन्वॉल्व्स ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसी को हम ऑड इलेक्ट्रॉन पाई रेजोनेंस कहते हैं। जैसे इसमें देखिए CH2 CH 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 CH2, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वाली बात हो रही है। तो देखिए यहाँ ये जो बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन था, तब एक बॉन्ड बन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड में इस कोना पर एक इलेक्ट्रॉन, तब एक बॉन्ड बनता है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन वाली बात है ना, तो ये अटैक करता है, एक इलेक्ट्रॉन उधर अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये भी इधर अटैक करेगा, तो इसका एक मिलकर ये 2 इलेक्ट्रॉन बने, 2 मिलकर एक बॉन्ड बनेगा। तो ये देखिए एक बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ आ गया फिर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, तो ये देखिए। अब फिर इसमें का एक, इसका एक मिला के यहाँ बॉन्ड बना लेगा, देखिए 2 बॉन्ड था, ये देखिए यहाँ बना। अब इसका वाला जो है उठ के इधर चला गया है, तो ये देखिए इस तरह से करके ये रेजोनेंस का टाइप भी खत्म हो गया। अब है रूल्स फॉर जनरेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये कैसे बनता है, इसका अलग अलग 2 एग्जांपल अलग अलग रूल का देख लीजिए। जैसे पहला में सब उसी तरह से होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये है, इसी में देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तब बॉन्ड बढ़ेगा 2 2 4 और 1 5, इसलिए उधर अटैक करना पड़ा। तो यहाँ से हटा है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये देखिए यहाँ डबल हो गया है, यहाँ अटैक करेगा तो CH के पास डबल होगा, अटैक करेगा तो CH के पास डबल होगा। साथ ही साथ एक केस स्टेप निकाल दिया है। ये अटैक फिर इधर किया तो अटैक करने से ये टूटा, ये देखिए अटैक से इस पर माइनस आया था, तो ये देखिए अब ये माइनस इस पर अटैक करेगा तो फिर 2 2 4 5 हो जाएगा, इसीलिए ये उधर अटैक करेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए ये टूटा, तो ये देखिए यहाँ डबल हुआ, तो ये देखिए और जैसे था वैसे हो गया। देखिए उस टाइम जो छोड़ दिया था डबल, ये वाला ये डबल यहाँ है, मिला ना, है ना। अब देखिए यहाँ इसमें भी उसी तरह से है, वो था ओपन है, ये है रिंग वाला। इसमें भी देखिए क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7 में से एक बॉन्ड बनाने में रहता है 6 रहता है, बाहर में मैंने 2 दिया 6 3 जोड़ा होता है। एक जोड़ा बना था एक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, इसलिए यहाँ एक जोड़ा ये अटैक कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये बढ़ा इलेक्ट्रॉन तो ये अटैक कर देगा यहाँ पर। तो देखिए इसका हटा तो प्लस आया और ये अटैक किया यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस आया। अभी माइनस वाला जो इधर अटैक करेगा तो फिर यहाँ बॉन्ड बढ़ेगा तो फिर ये अटैक कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अटैक किया तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया बस। अब ये माइनस वाला जो यहाँ अटैक करेगा तो फिर यहाँ बढ़ेगा, तो अब फिर ये अटैक कर देगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अटैक किया तो फिर यहाँ पर माइनस आया, अब फिर ये बढ़ गया तो ये अटैक कर देगा यहाँ पर। इस तरह से करके ये चलता रहेगा। यही सब होता है रेजोनेंस। इसी का दूसरा टाइप है इस रेजोनेंस को सीखने का, इफ एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कंजुगेशन। अगर एटम जो है डायरेक्टली कंजुगेशन से जुड़ा हुआ है, इज फर्दर अटैच्ड टू सेकंड एटम, फिर दूसरे एटम सेकंड एटम से भी जुड़ा हुआ है बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में ऐसा होता है, जुड़ा हुआ है। देन पाई बॉन्ड टेंड्स टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज बना लेगा, कहां पर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाकर के। देखिए इस तरह से है, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर, तो इधर बढ़ेगा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा तो ये अटैक कर देगा इधर। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इधर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है ना प्लस, यहाँ से टूटा है ना तो सिंगल, यहाँ अटैक किया है ना तो डबल है। देखिए इधर अटैक किया है तो ये टूटा है ना, तो ये देखिए इस पर अटैक किया तो माइनस आ गया है ना, ये देखिए जहां से हटता है वहां प्लस और जहां अटैक करता आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। इसको पुरानी बात सब हाल की जानते हैं। अब है एप्लीकेशन, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को पढ़ के
हमको क्या फायदा मिलता है, किस चीज का पता करते हैं, क्या इसका यूज है, उसको देखिए एप्लीकेशन। पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें भी हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में भी एसिडिक और बेसिक के मजबूती और कमजोरी का पता लगाते थे। उसी तरह इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड के मजबूती का और कमजोरी का पता लगाएंगे, बेस के मजबूती और कमजोरी का पता लगाएंगे। तो देखिए फेवर्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा एसिड के टूटने का फेवर करता है। जब टूटने का फेवर करेगा तो क्या होगा, टूटने ज्यादा टूटेगा तो अच्छा एसिड होता है, इसलिए एसिडिक गुण बढ़ा देगा। पीछे लिख भी दिए हैं। जैसे देखिए इसमें कितना आसानी से कंपटीशन सब में देता है 1 2 3 4 करके सजाइए कि कौन कितना मजबूत और कमजोर एसिड है, उसी में टाइम निकल जाता है लंबा। उसी से बचने का बहुत एक अच्छा उपाय है, देख के पता कर लीजिएगा वो ये मजबूत है कमजोर है। कैसे, जैसे ये देगा, देखिए रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है, जहां डबल बॉन्ड होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बेंजीन में तो होता है ना डबल बॉन्ड, हमने गोल कर दिया तो ऐसे करके देंगे तो होता है इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। तो डबल बॉन्ड जिसमें होगा उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होगा, वो ज्यादा मजबूत होगा। बस क्लियर, किससे ज्यादा मजबूत ये होगा, काहे मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, सीधा बात देख के पता चल गया। उसी तरह से देखिए ये दोनों तो है रिंग, लेकिन इसमें रिंग के अलावा भी देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, इसलिए ये ज्यादा मजबूत होगा सिनामिक एसिड, ये कम मजबूत होगा। इस तरह से करके हम एसिड के मजबूती का कमजोरी का पता कर लेंगे। उसी तरह अब मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से होने वाले एसिडिक मजबूती और कमजोरी को देख लिया। अब बेस के मजबूती और कमजोरी को देखेंगे, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ को पहले देखते हैं। डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से बेसिक गुण घट जाता है। जैसे यहां देखते हैं हम कि एन जो है इस पर अटैक करेगा, यहां का लोन पेयर हटेगा तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये देखिए हो गया, ये हटने की वजह से प्लस चार्ज आएगा तो ये देखिए आ गया। अब जो यहां पर ज्यादा हो गया बॉन्ड, इसके वजह से फिर अब ये माइनस यहां अटैक करेगा, तो इसी तरह से ये इधर फिर इधर इधर होता रहेगा, डॉट डॉट इसी तरह से कर पीछे देखिए क्या है, इसी तरह से घूमता रहेगा। इसमें मोटा मोटी हमको जो बात समझना है तो देखिए कि अमोनिया है और ये है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट किसमें होगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा डबल बॉन्ड वाले में होता है। तो डबल बॉन्ड इसमें है, इसमें मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होगा, इसमें नहीं होगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से बेसिक गुण घटता है, इसीलिए से मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका बेसिक गुण घट गया, मतलब ये कम बेस है, ये ज्यादा मजबूत बेस है, ये हो गया क्लियर। एक और देखिए, द एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपाउंड इज मे बी फर्दर गवर्न्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट बोथ। देखिए अब हम एक साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी किसी कंपाउंड में हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी किसी कंपाउंड में हो रहा है, तो क्या होता है उसको समझेंगे। तो देखिए द एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ समझते हैं, इसमें भी फर्दर गवर्न्ड बाय, जिसमें एक साथ मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हो रहा है। इसका देखिए पहला मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ अगर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता रहेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ अगर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता रहेगा तो एसिडिक गुण घट जाएगा। देखिए pKa का वैल्यू 4.20 है बेंजोइक एसिड के लिए और इसके लिए 4.58 है। तो इसमें देखते हैं हम कि गोल है माने डबल बॉन्ड है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो हो ही रहा है, अब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें हो रहा है OH की वजह से। देखिए तो दोनों हो रहा है, तो बेसिक गुण ये घट गया, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। उसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर एग्जाम से इसी तरह से दे देता है निकालने के लिए, तो देखिए इसमें सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है इसलिए घट गया, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा हो रहा है इसलिए और घट गया। अब दूसरा बात, मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ अगर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो एसिडिक गुण बढ़ जाएगा।
देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो एसिडिक गुण बढ़ जाता है, ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक है। उसी तरह से इसमें सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इससे ज्यादा ये एसिडिक, इसमें ज्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा ये एसिडिक हुआ। इस तरह से करके ये चैप्टर पूरा तो नहीं, लेकिन इसका बेसिक और इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया। इसी का अभी एक और वीडियो चलेगा इस वाले बेसिक का ही, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो इस वाले बेसिक में भी इसका छूट गया है अभी। ऑर्थो इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड जो बदला है सो, और इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एक वीडियो में होकर के तब ये वाला बेस खत्म होगा। सबको देखिए समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।